जय हिंद। आज का आपका क्लास होने वाला है बीएसएससी कार्यालय परिचारिका। मैं कहूंगा साथियों, अगर आप बीएसएससी कार्यालय परिचारी में एक सीट पक्की करना चाहते हो, सिलेक्शन लेना चाहते हो, तो आज का यह क्लास आपके लिए वरदान साबित होगा। मैं आपको पहले बता दूं कि आपके एग्जाम में टोटल 100 क्वेश्चन पूछा जाता है। 100 क्वेश्चन का बीएसएससी कार्यालय परिचारी का एग्जाम होता है, जिसमें से मैथ का आपका 30 क्वेश्चन, जीके का 40 एवं हिंदी का 30 प्रश्न पूछा जाता है। अगर आप जीके पर अच्छा पकड़ बना लेते हो तो आपका रिजल्ट होने का संभावना है। तो आज का आपका पहला प्रश्न है जो सीधे आपके एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका सवाल है। महात्मा गांधी जी का हत्या कब हुआ था? यह जो सवाल है साथियों, वास्तव में बीएससी कार्यालय परिचारी के एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न है। तो याद रखिएगा, जो महात्मा गांधी जी का हत्या हुआ था सभी बच्चे को पता है, 1948 में हुआ था। अगर पूरी डेट की बात करेंगे, 30 जनवरी 1948 ईस्वी को महात्मा गांधी जी का हत्या हुआ था। हत्या किसने किया था यह भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो याद रखिएगा, नाथूराम गोडस ने किया था। महात्मा गांधी जी का हत्या किसने किया था? उस व्यक्ति का नाम था नाथूराम गोडस। और आपको यह भी पूछा जाता है कि 30 जनवरी को क्या मनाया जाता है? 30 जनवरी को क्या मनाया जाता है? तो शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। दिवस से आपके एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। कौन सा दिवस कब मनाया जाता है? जैसे में पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। शहीद दिवस कब मनाया जाता है? 30 जनवरी को। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस कब मनाया जाता है? 3 दिसंबर को। ऐसे ऐसे प्रश्न आपको याद करना पड़ेगा साथियों, जो कि सीधे आपके एग्जाम में मनाए पूछा जाता है। जैसे में पिछले 2-3 दिन में आपका बिहार दिवस भी मनाया गया है। बिहार दिवस कब मनाया जाता है? ये आपके एग्जाम में एकदम वीवीआई सवाल, एकदम सिलेक्टेड है। हर साल ये सवाल पूछा जाता है कि बिहार दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को आपका बिहार दिवस मनाते हैं। बिहार दिवस कब मनाते हैं? 22 मार्च को आपका बिहार दिवस मनाते हैं। मैं आपको पहले क्लियर कर दूं, महात्मा गांधी जी से 1 से 2 प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे पहले, महात्मा गांधी जी का हत्या 30 जनवरी 1948 ईस्वी को हुआ था। नाथूराम गोडस ने किया था। अगर आपके एग्जाम में पूछा जाए महात्मा गांधी जी का जन्म कब हुआ था, तो 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को पोरबंदर गुजरात में हुआ था। महात्मा गांधी जी का जन्म कब हुआ था साथियों? 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को महात्मा गांधी जी का जन्म पोरबंदर गुजरात में हुआ था। अगर हम लोग बात करेंगे 1935 ईस्वी का, तो 1935 में आरबीआई बैंक का स्थापना हुआ था। याद रखिएगा, आरबीआई बैंक का स्थापना कब हुआ था? जो भारतीय रिजर्व बैंक है, जो पैसा छापा जाता है जहां पर, उसका स्थापना कब हुआ था? 1935 ईस्वी में हुआ था। अगर 2016 की बात करेंगे साथियों, तो 2016 में आपका नोटबंदी हुआ था। आपके एग्जाम में पूछा जाता है भारत में नोटबंदी कब हुआ था? तो 2016 ईस्वी में हुआ था, जिसमें 500 और 1000 के नोट को बंद किया गया था। आपको भी पता होगा। चलिए, अगला नंबर सवाल है साथियों, जो सीधे आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है। यह जो हिस्टोरी से क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में काफी बार ऐसा प्रश्न पूछा जा चुका है कि इस मुगल शासक के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल भी कहा जाता है। एकदम क्वेश्चन जो है एकदम सिलेक्टेड है, यही आपके एग्जाम में आएगा। तो आप ऐसे प्रश्नों को अच्छे से कवर करेंगे। किस मुगल शासक के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है? तो अकबर को कहते हैं। ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा साथियों? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अकबर को स्वर्ण काल का साहित्य कहा जाता है। हिंदी का साहित्य किस मुगल शासक को कहा जाता है? अकबर को कहा जाता है। आशा करते हैं प्रश्न आपको याद हो गया होगा, जो सीधे आपके एग्जाम में आने वाला सवाल है। और ये वाला सवाल तो 3 नंबर और भी आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। एकदम वीवीआई सवाल है, सिलेक्टेड प्रश्न है। तुलुब राजवंश का स्थापना किसने किया था? ऐसा हर साल आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। जैसे में मौर्य साम्राज्य का स्थापना किसने किया, गुप्त वंश का स्थापना किसने किया, ऐसा प्रश्न है आपके बीएसएससी कार्यालय परिचारी में पूछा जाता है। तो बताइएगा, तुलुब राजवंश का स्थापना किसने किया था साथियों? बिल्कुल राइट आंसर आ रहा, वीर नरसिंह ने तुलुब राजवंश का स्थापना किया था। तुलुब राजवंश का स्थापना किसने किया था? वीर नरसिंह ने किया था। याद रखिएगा। अगर आपके एग्जाम में पूछा जाए मौर्य वंश का संस्थापना किसने किया था, स्थापना किसने किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। मौर्य वंश का स्थापना किसने किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। और गुप्त वंश का पूछेगा तो क्या हो जाएगा? कुमार गुप्त हो जाएगा। गुप्त वंश का स्थापना किसने किया था? कुमार गुप्त ने किया था। आशा करें सारे प्रश्न आपको याद हुए होंगे। मैं कहूंगा साथियों, जहां तक आपको यह वीडियो करवाया जाए, जितना लास्ट हो जाए आप इस वीडियो को पूरा कवर करके जाइएगा। मैं क्लिक कर देता हूं कि आधा से ज्यादा प्रश्न आपके एग्जाम में हूबहू देखने को मिलेगा। चलिएगा, बताइएगा 4 नंबर आपका सवाल है साथियों,
अशोक के किस शिलालेख में कलिंग का युद्ध का वर्णन है? बताइएगा कि अशोक का कौन सा शिलालेख है जिसमें कलिंग का युद्ध का वर्णन किया गया है? तो याद रखिएगा 13वां में। क्या में 13वां में कलिंग का युद्ध का वर्णन किया गया है। और मम्मी पापा के लिए आपको एक बार मेहनत करना है साथियों, जी जान लगा देना है। एक शायरी है ना जो आपको काफी मोटिवेट करेगा कि माँ तेरे पसीने के हर एक बूंद को मोती सा चमकाऊंगा, कि माँ तेरे पसीने का हर एक बूंद को मोती सा चमकाऊंगा, तू सपने बड़े देखना मैं उससे पूरा करके दिखलाऊंगा। ठीक है ना? मतलब आप लोग अपने लिए नहीं एक और मम्मी पापा के लिए मेहनत कीजिए, आपको सिलेक्शन जरूर होगा। चलिए 5 नंबर आपका सवाल है साथियों जो सीधे आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। प्रसिद्ध विठल स्वामी मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? यह जो क्वेश्चन है साथियों वास्तव में आपके एग्जाम में आने वाला सवाल है। प्रसिद्ध विठल स्वामी मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? यह जो सवाल है कई बार बीएसएससी कार्यालय परिचारी में पूछा जा चुका सवाल है। याद रखिएगा यह राइट आंसर जो होगा कृष्णदेव राय होगा। प्रसिद्ध विठल स्वामी मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? कृष्णदेव राय ने करवाया था। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। और मैं कहूंगा साथियों अगर आप अभी तक मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किए हो ज्वाइन कर लेंगे, क्योंकि वहां पर जो भी पीडीएफ रहेगा क्लास का ग्रुप में आपको डाला जाता है। ग्रुप में जुड़ने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप बीएसएससी लिखकर मैसेज करना। इस पर आपको क्या करना है साथियों? बीएसएससी लिखकर मैसेज करना। फिर मेरे तरफ से आपके पास एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जाएगा, लिंक पर क्लिक करेंगे आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे। यह मेरा प्रक्रिया। अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं, पीडीएफ लेना चाहते हैं फ्री में, तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में पहले ज्वाइन करना पड़ेगा साथियों। और वहां पर जो भी वैकेंसी है सब होगा सबसे पहले आपको पता चलेगा। चलिए अगला नंबर सवाल है साथियों भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अभिष्ट शक्तियां केंद्र के पास है? मतलब कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जिसके तहत अभिष्ट शक्तियां केंद्र पर केंद्र सरकार के पास है? बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, आपको पता होना चाहिए। तो यह अनुच्छेद 248 आपको मैं पहले क्लियर कर दूं, संविधान से आपके एग्जाम में 2 से 3 प्रश्न पूछा जाता है साथियों। ठीक है ना? संविधान से 2 से 3 प्रश्न पूछा जाता है जिसमें अनुच्छेद 248 में आपका अभिष्ट शक्तियां केंद्र के पास है। मतलब किस अनुच्छेद के तहत सारा शक्ति केंद्र के पास होता है? तो अनुच्छेद 248 के तहत होता है। ठीक है ना? याद रखिएगा। चलिए अगला नंबर सवाल है जो वास्तव में आपके एग्जाम के लिए पूछा जाने वाला सवाल है। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? बताइएगा जो अंतर्राज्यीय परिषद है उसका गठन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है साथियों? अनुच्छेद 263 के तहत किया जाता है। अनुच्छेद कौन सा तहत किया जाता है? अनुच्छेद 263 के तहत किया जाता है। याद रखिएगा सीधे आपके एग्जाम में आने वाला सवाल है। अगला नंबर सवाल है साथियों किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर बनाया गया? एकदम इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीसी बनाया गया? याद रखिएगा 69वां संशोधन द्वारा। केमा संशोधन द्वारा? तो 69वां संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी बनाया गया। याद रखिएगा बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। और आपके एग्जाम में यह भी पूछा जाता है कि भारत की राजधानी दिल्ली कब बनी थी? 1911 ईस्वी में बनी थी। भारत की राजधानी दिल्ली कब बनी थी? 1911 ईस्वी में हुआ था। याद रखिएगा। चलिए और आप लोग कमेंट करके बताइएगा साथियों आपको क्लास कैसा लग रहा है। एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको क्लास कैसा लग रहा है। चलिए 9 नंबर सवाल है कि भारत के नियंत्रण एवं महालेखक परीक्षक सीएजी का नियुक्ति कौन करता है? बताइएगा साथियों भारत के नियंत्रण एवं महालेखक परीक्षक सीएजी का नियुक्ति कौन करता है साथियों? याद रखिएगा एकदम इंपॉर्टेंट सवाल है जो सीधे आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। भारत के नियंत्रण एवं महालेखक परीक्षक सीएजी का नियुक्ति कौन करता है साथियों? राष्ट्रपति जी करते हैं। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा जो सीधे आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। चलिए अगला नंबर सवाल है साथियों 10 नंबर सवाल है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट सवाल है। लोकसभा का कोरम, लोकसभा का कोरम कुल सदस्य संख्या कितना होता है? और लोकसभा का जो कोरम होता है साथियों वह कुल सदस्य कितना होता है? ठीक है ना? लोकसभा में कुल सदस्य की संख्या कितना होता है कोरम का? ये आपसे पूछ रहा है साथियों, इंपॉर्टेंट सवाल है याद रखिएगा। 1/10 कितना होता है? 10 होता है। 1/10 कितना होता है? 10। क्वेश्चन आपको टेढ़ा फेढ़ा लग रहा होगा लेकिन जो क्वेश्चन है साथियों वास्तव में ऐसा ही क्वेश्चन आपके बीएसएससी कार्यालय परिचार में पूछा जाता है। आज के इस वीडियो में सारा आपको टॉप लेवल का प्रश्न ही करवाने वाले हैं। चलिए 11 नंबर आप लोग सवाल बताइएगा। सेंक्टाकन दरा किस देश में स्थित है? बताइएगा सेंक्टाकन दरा किस देश में स्थित है साथियों? इंपॉर्टेंट सवाल है। जापान में स्थित है। कहां में स्थित है साथियों? जापान में। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। सेंक्टाकन दरा किस देश में स्थित है? जापान में। कहां में स्थित है साथियों?
जापान में, याद रखिएगा कहाँ में स्थित है, जापान में। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला नंबर सवाल है साथियों, विश्व का सबसे गहरा झील बैकाल किस देश में है? बताइएगा कि विश्व का जो सबसे गहरा झील बैकाल झील है वह किस देश में, यहाँ से भी सवाल आपके एग्जाम में पूछा जाता है साथियों। याद रखिएगा विश्व का जो सबसे गहरा झील है, बैकाल झील है, वह रूस में स्थित है। वह कहाँ में स्थित है साथियों, रूस में। हालांकि यहाँ पर आपका ऑप्शन नहीं दिया है, दिया है ऑप्शन नहीं दिया है, तो क्या करेंगे सर, यहाँ पर रूस हम लिख देंगे, रूस लिख देंगे, क्योंकि ऑप्शन हो सकता है गलत टाइप हो गया होगा, क्योंकि यहाँ पर जो विश्व का सबसे जो गहरा झील है साथियों वो आपका रूस है। कौन सा है साथियों, रूस है, याद रखिएगा, काफी इंपोर्टेंट सवाल है। चलिए अगला नंबर सवाल है कि भारत में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? यह जो सवाल है साथियों सीधे आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है। भारत में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? कर्नाटक। कॉफी सबसे ज्यादा कहां होता है साथियों, कर्नाटक में। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो सीधे आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है कि सर कॉफी सबसे ज्यादा कहां में होता है, कर्नाटक में होता है। और एक बच्चे का कमेंट आ रहा है, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि सर प्लीज एक गाना सुनाइए। गाना तो हमको नहीं आता है बाबू, कोई और वीडियो में आपको सुना देंगे, ठीक है ना। चलिए 14 नंबर आपका सवाल है जो सीधे आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है, येलोस्टोन नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? बताइएगा येलोस्टोन नेशनल पार्क कहाँ स्थित है साथियों, बिल्कुल इंपॉर्टेंट सवाल है, आप याद रखिएगा यूएस में स्थित है। कहाँ में स्थित है साथियों, यूएस में स्थित है। येलोस्टोन पार्क कहाँ में स्थित है साथियों, यूएस में स्थित है, याद रखिएगा, एकदम टॉप लेवल का सवाल है जो सीधे आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। सेम टू सेम ऐसा ही सवाल आपके एग्जाम में भी पूछा जाता है। जो बच्चे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर आपका ये बड़ा भाई पीछे खड़ा होकर आपको डेली क्लास करवाएगा, ठीक है। जब तक आपका एग्जाम नहीं क्लियर हो जाएगा, डेली आपको बीएसएससी कार्यालय परिचारी का क्लास होगा साथियों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए बताइएगा ओजोन परत का मोटाई मापने का इकाई क्या है? बताइएगा ओजोन परत का मोटाई मापने का इकाई क्या है साथियों, डॉप्सन। क्या है, डॉप्सन, याद रखिएगा, बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। ओजोन परत का मोटाई मापने की इकाई को क्या कहते हैं, डॉप्सन कहते हैं। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा साथियों, बिल्कुल राइट हो जाएगा। ओजोन परत का मोटाई किससे मापा जाता है, डॉप्सन से मापा जाता है। भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, हैवी वाटर का रासायनिक सूत्र क्या होता है साथियों, बिल्कुल राइट आंसर आपका आना चाहिए सर। भारी जल का जो रासायनिक सूत्र होता है वह D2O होता है। ये अगर इसका रासायनिक सूत्र पूछेंगे ड्यूटोरियम ऑक्साइड होता है, इसका रासायनिक नाम पूछेंगे तो क्या हो जाएगा, ड्यूटोरियम ऑक्साइड हो जाएगा। एकदम इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों जो सीधे आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। अगला नंबर सवाल बताइएगा, मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन सा है? बताइएगा मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन सा साथियों, अग्नाशय है। मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन सा साथियों, अग्नाशय है। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो सीधे आपके बीएसएससी कार्यालय परिचारी के एग्जाम में आने वाला सवाल है। मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन सा साथियों, अग्नाशय, याद रखिएगा, एकदम टॉप लेवल का सवाल है। अगला नंबर सवाल है साथियों, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? बताइएगा प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, दूरी का है, याद रखिएगा। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो सीधे आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है साथियों, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है। और हर साल ऐसा एक प्रश्न आपके बीएसएससी कार्यालय परिचारी में पूछा जाता है, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, तो दूरी का याद रखिएगा। अगर हम लोग बात करेंगे कैंडेला, कैंडेला किसका होता है, तो कैंडेला ज्योति तृप्ता का एसआई मात्रक होता है। कैंडेला किसका होता है सर, ज्योति तृप्ता का एसआई मात्रक होता है, याद रखिएगा, एकदम टॉप लेवल का सवाल है साथियों। चलिए किस विटामिन की कमी से पेलाग्रा रोग होता है? किस विटामिन की कमी से पेलाग्रा रोग होता है, आपको पता होना चाहिए साथियों, किस विटामिन की कमी से पेलाग्रा रोग होता है, तो याद रखिएगा विटामिन B3 की कमी से आपका पेलाग्रा रोग होता है। पेलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है, विटामिन B3 की कमी से आपका क्या होता है साथियों, पेलाग्रा रोग होता है, आपको पता होना चाहिए। चलिए अगला नंबर सवाल है, बताइएगा किस विटामिन के सॉरी रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? एकदम इंपॉर्टेंट लेवल का सवाल है साथियों, इसका जवाब आप लोग के कमेंट में आना चाहिए कि रक्त का थक्का बनने में कौन सा विटामिन सहायक होता है साथियों, इंपॉर्टेंट सवाल है। अगर रक्त को थक्का बनाना है साथियों तो विटामिन के आपके शरीर में प्रचुर मात्रा में होना चाहिए। रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक होता है, विटामिन के आपका क्या होता है साथियों, सहायक होता है रक्त का थक्का जमने में। रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक होता है, विटामिन के होता है, याद रखिएगा, जो कि आपके खून को जल्दी जमा देता है। अगर आपके शरीर में विटामिन के की मात्रा अधिक है तो खून आपका क्या होगा साथियों, जल्दी जमेगा, ठीक है। चलिए
अगला नंबर सवाल है साथियों, ग्रेसम का नियम। ग्रेसम का नियम किससे संबंधित है बताइएगा। ग्रेसम का नियम किससे संबंधित है साथियों, मुद्रा का प्रचलन से है। ग्रेसम का नियम किससे संबंधित है साथियों, मुद्रा का प्रचलन से है। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो सीधे आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है। ग्रेसम का नियम किससे संबंधित है, तो मुद्रा के प्रचलन से है। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा साथियों, बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला नंबर सवाल है साथियों, जो सीधे आपके एग्जाम में आने वाला सवाल है, जीएसटी कब लागू हुआ था बताइएगा। सर भारत में जीएसटी कब लागू हुआ था। जीएसटी कहने का मतलब क्या है साथियों, गुड एंड सर्विस टैक्स। जीएसटी का पूरा नाम क्या होता है, आपके एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है कि जीएसटी का पूरा नाम क्या होता है साथियों, गुड एंड सर्विस टैक्स होता है। जीएसटी का पूरा नाम क्या होता है, गुड एंड सर्विस टैक्स होता है। यह भारत में कब लागू किया गया था, 1 जुलाई 2017 ईस्वी को लागू किया गया था। आप याद रखिएगा, सीधे आपके बीएसएससी कार्यालय परिचारी के एग्जाम में आने वाला प्रश्न है साथियों। चलिए 23 नंबर आपका सवाल है, जो सीधे आपके एग्जाम में छपेगा। नबार्ड का स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ था बताइएगा। जो नबार्ड है उसका स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ था साथियों, एकदम इंपॉर्टेंट सवाल है, तो याद रखिएगा 6ठी पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ था। नबार्ड का जो स्थापना है साथियों, वह किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ है, तो 6ठी पंचवर्षीय योजना के दौरान आपका नबार्ड। और आपको पहले क्लियर कर दे, पंचवर्षीय योजना से साथियों आपके बीएसएससी कार्यालय परिचारी में बहुत सारे प्रश्न पूछे जा चुके हैं। जैसे में पहला पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था, 1951 से 56 था। आपको याद करना पड़ेगा, आपके एग्जाम में पूछा गया सवाल है कि पहला पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था, 1951 से 56 था। आपको याद रखना है। और यहाँ पर कह रहे नबार्ड का जो स्थापना हुआ था वह किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ था, 6ठी पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ था, याद रखना है आपको। चलिए अगला नंबर सवाल है साथियों, किसे भारतीय अर्थव्यवस्था का अग्रदूत माना जाता है बताइएगा। किसे भारतीय अर्थव्यवस्था का अग्रदूत माना जाता है साथियों, एकदम इंपॉर्टेंट सवाल है, जो सीधे आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह को भारतीय अर्थव्यवस्था का क्या कहा जाता है, अग्रदूत कहा जाता है। किसे भारतीय अर्थव्यवस्था का अग्रदूत कहा जाता है, तो याद रखिएगा साथियों, डॉक्टर मनमोहन सिंह को भारतीय अर्थव्यवस्था का अग्रदूत कहा जाता है। एकदम इंपॉर्टेंट सवाल है, जो सीधे आपके बीएसएससी कार्यालय परिचारी में पूछा जाएगा। चलिए अगला नंबर सवाल बताइएगा कि भारत में रेपो रेट कौन निर्धारित करता है। जो भारत का जो रेपो रेट है उसे कौन निर्धारित करता है, आरबीआई करता है। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा साथियों, बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो सीधे आपके एग्जाम में आएगा और पूछा भी जाएगा। और बताइएगा कितना प्रश्न आपका सही हुआ, लास्ट में हम आपसे पूछेंगे, ठीक है ना, जवाब दीजिएगा जरूर। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे, एकदम इंपॉर्टेंट लेवल का सवाल है, बताइएगा। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे साथियों, जयप्रकाश नारायण थे। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे, जेपी बाबू यानी जयप्रकाश नारायण थे। आपको याद रखना है साथियों, जो सीधे आपके बीएसएससी कार्यालय परिचारी के एग्जाम में पूछा जाएगा। मैं कहूंगा साथियों, जयप्रकाश नारायण से आपके एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे में संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था बताइएगा साथियों। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था, जयप्रकाश नारायण ने आपका संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। कब दिया था, 1974 ईस्वी में दिया था, याद रखिएगा। चलिए अगला नंबर सवाल है साथियों, बताइएगा बिहार का द्वितीय त्योहार कौन सा। बिल्कुल राइट आंसर आप लोग को आ रहा है। बिहार का जो द्वितीय त्योहार है अभी फिलहाल में 2-3 दिन पहले आपका समाप्त हुआ है, छठ पूजा। बिहार का द्वितीय त्योहार कौन सा है साथियों, छठ पूजा। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो सीधे आपके एग्जाम में आने वाला प्रश्न है साथियों। चलिए 28 नंबर आपका सवाल है, जो सीधे आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, एकदम टॉप लेवल का सवाल है। सोनपुर मेला को किस अन्य नाम से जाना जाता है, आपको पता होना चाहिए। सोनपुर मेला को किस और अन्य नाम से जानते हैं साथियों, हरिहर क्षेत्र मेला के नाम से जानते हैं। ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो सीधे आपके बीएसएससी कार्यालय परिचारी के एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है। सोनपुर मेला को किस और अन्य नाम से जानते हैं, हरिहर क्षेत्र मेला के नाम से जानते हैं। चलिए अगला नंबर सवाल है, बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया था साथियों। बिल्कुल एकदम टॉप लेवल का सवाल है, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह ने स्वराज दल का गठन किया था। स्वराज दल का गठन किसने किया था, श्री कृष्ण सिंह ने किया था। ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा साथियों, बिल्कुल राइट हो जाएगा, स्वराज दल का गठन किसने किया था, श्री कृष्ण सिंह ने किया था। चलिए
30 नंबर सवाल है, बिहार का लिंगानुपात 2011 के जनगणना के अनुसार क्या है? अभी तक हम आपको बता दें कि 2011 के बाद आपके भारत में जनगणना नहीं हुआ है, और जनगणना से भी आपके एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे में भारत में पहली बार जनगणना कब हुआ था? तो 1872 में आपका पहली जनगणना हुआ था साथियों, याद रखिएगा, लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुआ था। तो यहाँ पर बता रहा है कि 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात क्या है साथियों? याद रखिएगा, 1000 पुरुष पर 918 महिला। लिंगानुपात इसी को बोलते हैं साथियों, 1000 पुरुष पर 918 महिला। चलिए अगला नंबर सवाल है, बताइएगा, मैन बुकर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? एकदम टॉप लेवल का सवाल है साथियों। मैन बुकर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य क्षेत्र में दिया जाता है। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा साथियों? बिल्कुल राइट हो जाएगा। मैन बुकर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य क्षेत्र में दिया जाता है। चलिए अगला नंबर सवाल है, सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बताइएगा साथियों, एकदम टॉप लेवल का सवाल है। सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? काठमांडू। सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है साथियों? काठमांडू। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है साथियों? काठमांडू में स्थित है। ठीक है ना। चलिए इको मार्क के किन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है? बताइएगा, इको मार्क किन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है साथियों? बताइएगा, जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो। इको मार्क उन्हीं को दिया जाता है साथियों। मतलब इको मार्क कहने का मतलब है किसी पर लोगो अपना मोहर लगाना। या किन उत्पादों को दिया जाता है? जो पर्यावरण को हानि नहीं पहुंचाता है, या इनको इको मार्क दिया जाता है। जैसे में आप कहीं पर कोई प्रोडक्ट पर देखे होंगे, कोई मोहर समा रहा था, इको मार्क का जहां पर मोहर रहेगा साथियों, वह पर्यावरण का नुकसान नहीं पहुंचाता है। ठीक है ना। चलिए अगला नंबर सवाल है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं WHO इसका पूरा नाम होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होता है। इसका पूरा नाम क्या होता है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होता है। याद रखिएगा, इसका पूरा नाम क्या होता है साथियों? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होता है। इसका स्थापना पूछ रहा है, अगर इसका हिंदी नाम पूछेगा तो विश्व स्वास्थ्य संगठन, अगर इसका फुल फॉर्म पूछेगा तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसका स्थापना की बात करें तो इसका स्थापना आपका 1948 में हुआ था। इसका स्थापना कब हुआ था? 1948 में विश्व स्वास्थ्य संगठन का स्थापना हुआ था। आप याद रखिएगा, एकदम टॉप लेवल का सवाल है साथियों, जो सीधे आपके बीएसएससी कार्यालय परिचारी के एग्जाम में पूछा जाएगा। अगला नंबर सवाल बताइएगा, अकबरनामा के लेखक कौन है? बताइएगा साथियों, अकबरनामा के लेखक कौन है? अबुल फजल हैं। अकबरनामा के लेखक कौन है साथियों? अबुल फजल हैं। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। जो सीधे आपके एग्जाम में आने वाला सवाल है, अकबरनामा के लेखक कौन है? अबुल फजल हैं। अबुल फजल, अकबरनामा के लेखक कौन है? अबुल फजल हैं। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा साथियों? बिल्कुल राइट हो जाएगा। जो सीधे आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है। अगला नंबर सवाल बताइएगा, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा है? बताइएगा, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा है साथियों? बताइएगा, अप्सरा। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा है साथियों? अप्सरा। और भारत का पहला उसको क्या बोलते हैं? भारत का पहला अगर उपग्रह पूछेगा, क्या पूछेगा? भारत का पहला उपग्रह या सैटेलाइट पूछेगा तो कौन सा होगा साथियों? आर्यभट्ट होगा। इसको अंतरिक्ष में 1 अप्रैल 1975 ईस्वी को लॉन्च किया गया था। इसको अंतरिक्ष में कब लॉन्च किया गया था? 1 अप्रैल 1975 ईस्वी को भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट को लॉन्च किया गया था। अगर हम पूछेंगे भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर कौन सा था? अप्सरा था। याद रखिएगा, सीधे आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है साथियों। चलिए अगला नंबर सवाल है, रौफ किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? आपको पहले बता दें, लोक नृत्य से भी आपके एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो रौफ जो है साथियों, वह आपका जम्मू कश्मीर का लोक नृत्य है। रौफ कहां का लोक नृत्य है? जम्मू कश्मीर का लोक नृत्य है। याद रखिएगा, बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा साथियों? बिल्कुल राइट हो जाएगा। जो सीधे आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है, रौफ किस राज्य का लोक नृत्य है? जम्मू कश्मीर का लोक नृत्य है। अगर गुजरात की बात करेंगे साथियों, गरबा और डांडिया, गरबा और डांडिया कहां का लोक नृत्य है? गुजरात का है। गरबा और डांडिया कहां का लोक नृत्य है साथियों? गुजरात का है। याद रखिएगा, एकदम इंपॉर्टेंट सवाल है। और असम का पूछेगा, असम का क्या है सर? तो असम का बिहू लोक नृत्य है। असम का लोक नृत्य क्या है? बिहू। असम का लोक नृत्य क्या है? बिहू। बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है? असम का। अगला नंबर सवाल बताइएगा, सत्यमेव जयते शब्द कहां से लिया गया है? कोई बच्चे बता सकते हैं सत्यमेव जयते कहां से लिया गया? बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है सर, मुंडकोपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते कहां से लिया गया? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा साथियों? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए
अगला नंबर सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? बताइएगा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है साथियों? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मतलब उसका पूरा मतलब मान लीजिए कि कोई देश गलती करेगा तो उसका फैसला यही अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय करता है। ये कहाँ में स्थित है? तो द हेग करके एक जगह है, वहां पर इसका मुख्यालय क्या है साथियों? स्थित है। याद रखिएगा, सीधे आपके एग्जाम में आने वाला सवाल है। 40 नंबर सवाल है जो सीधे आपके एग्जाम में आने वाला सवाल है। एशियन डेवलपमेंट बैंक एडीबी का मुख्यालय कहाँ है? बताइएगा, एशियन डेवलपमेंट एडीबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है साथियों? तो याद रखिएगा, मनीला में स्थित है। कहाँ में स्थित है? मनीला में। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। जो सीधे आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है, एशियन डेवलपमेंट बैंक एडीबी का मुख्यालय कहाँ है साथियों? मनीला में। तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, इसलिए यहीं पर इसको समाप्त करें। अब आप लोग अपना एक बार स्कोर बता दीजिएगा 40 में कितना प्रश्न आपका सही हुआ साथियों। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।